हिंद किसान भाइयों, आज का वीडियो है एनपीके और डीएपी दोनों में से खेत में क्या डालें बिजाई के समय पर, किसका ज़्यादा फायदा होने वाला है और हमारे खेत की मिट्टी को, हमारी फसल को किस उर्वरक की ज़्यादा आवश्यकता है। तो आज हम बात करेंगे एनपीके और डीएपी में दोनों में फ़र्क क्या है, एनपीके कितने प्रकार का होता है, डीएपी कितने प्रकार का होता है, पूरी जानकारी आपको देंगे। और ये जानकारी शायद आपके साथ जुड़े हुए किसी और किसान भाई की मदद करे, इसलिए वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जैसा मैं बता रहा था आपको, डाई अमोनियम फास्फोरस एक ऐसा खाद जो पिछली वीडियो में मैंने बताया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको बताया मैंने 18-46-0, 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और 0% उसके अंदर जो है कोई मानक नहीं है। तो जो 18-46-0 वाला डीएपी है, सदियों से हमारे खेतों में डलता आया है। अगर बात करते हैं सन 1965 की हरित क्रांति के बाद डीएपी एक ऐसा उर्वरक बना, एक ऐसा फर्टिलाइजर बना जो हमारे खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाला उर्वरक डीएपी है, जो खेत में बिजाई के दौरान डलता है। कुछ लोग इसे बिजाई के दौरान डालते हैं, कुछ लोग इसे बाद में प्रयोग करते हैं। इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपको जैसे मैं बता रहा हूं कि डीएपी और एनपीके में क्या फ़र्क है, तो एनपीके में दूसरी तरफ हम देखते हैं 12-32-16, मतलब कि 12% नाइट्रोजन और 32% फास्फोरस और 16% इसके अंदर जो है पोटाश, के स्टैंड करता है पोटाश के लिए। एक फसल को अपने पूरे जीवन चक्र के लिए 17 प्रकार के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है। माइक्रो न्यूट्रिशन वो होते हैं जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनियम, कुछ इस तरह के जो माइक्रो रूप से आप उन्हें दे सकते हैं। लेकिन कुछ मेजर होते हैं जिन्हें बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो मतलब जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये हैं 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे खेत में कैसे काम करते हैं मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इनकी हमारी फसल को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर हम बात करते हैं डीएपी हमारे खेत में कई सदियों से डलता आ रहा है, हमारे जो बुजुर्ग भी डालते आए हैं, उसके बाद जो हमारे पिताजी की पीढ़ी डाल रही है, आगे हम भी प्रयोग कर रहे हैं। इधर एनपीके का प्रयोग भी काफ़ी अच्छा प्रचलन में आ रहा है। इसके भी 12-32-16 है या फिर 12-26-26, काफ़ी इस तरह के वेरिएंट आते हैं एनपीके के। तो मैं आपको बताऊँगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखिए, जैसे एनपीके है एक तरफ जो 12-32-16 में ज़्यादा बेटर है, जो नाइट्रोजन 12%, 32% इसके अंदर फास्फोरस और 16% इसमें पोटाश है। और वहीं पर जब हमारे खेत में हम बात करते हैं डीएपी में जैसे कि 18 और 46 का रेशो है, 18 नाइट्रोजन, 46 फास्फोरस। तो जैसे कि कई वर्षों से हमारे खेत में डीएपी का प्रयोग आता है, इसलिए हमारे खेत में अत्यधिक मात्रा में डीएपी अघुलनशील अवस्था में पड़ा है। मतलब कि हमारे खेत में वो प्रयोग नहीं हो पा रहा है जैसा हमने उससे डाला। क्योंकि जब आप डीएपी का दाना खेत में डालते हैं तो उससे घुलने के बाद लगभग 7 से लेकर 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं उसको धीरे धीरे मिट्टी में ऑब्जर्व होने के लिए। तो तब जाकर लास्ट में वो मिट्टी में ऑब्जर्व होता है। तो किसान भाइयों, जो डीएपी का अघुलनशील फास्फोरस हमारी मिट्टी में पड़ा है, सबसे पहले हमें उसका कुछ इलाज करना चाहिए। मैं आपको एनपीके का फ़ायदे बताऊंगा, लेकिन उसका इलाज आप कैसे करते हैं। जैसे कि कई जैविक घोल आते हैं इस तरह के, जैसे पीएसबी है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो कि आपके खेत में जो डीएपी वेस्ट पड़ा है उसको अच्छे से प्रयोग करता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं एनपीके की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इसमें क्योंकि 3 आवश्यक पोषक तत्व आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपके खेत की मिट्टी हल्की है, अगर मैं बात करता हूँ आपके खेत की मिट्टी जो है रसीली है, रोसली मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, तो आप अपने खेत में डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, वो उसमें अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अगर आपके खेत की मिट्टी भारी है, मतलब पानी कम पीती है, खेत में आपको थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम रहती है कि आप खेत में पानी देते हैं और पानी कम पी रही है, मिट्टी थोड़ी भारी है, जैसे कि कई क्षेत्रों में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के बाद नीचे महाराष्ट्र तक काली मिट्टी है, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी है, तो वहाँ पर आप एनपीके का ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ की मिट्टी में एनपीके अच्छा काम करेगा, तीनों पोषक तत्व उसमें मिल जाएंगे। हल्की मिट्टी में आप, जैसा कि गंगा के क्षेत्र है या यमुना के क्षेत्र है जो हम बात करते हैं, या कई जगह पर जो है रेतीली मिट्टी है, तो वहाँ पर आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में अब आपको मैं बताऊँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की तो पूर्ति हम सभी की तो कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी हमें पूर्ति मिट्टी
मिट्टी का मानक चेक जरूर करना चाहिए, हमें अपने खेत की मिट्टी और पानी की जांच जरूर करवानी चाहिए। तो किसान भाइयों, खेत के मिट्टी की पानी की जांच जब तक आप नहीं करवाएंगे, जब तक आपको पता ही नहीं होगा आपके खेत में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता है। मान लो खाना तो चाह रहे हैं रसगुल्ला और मुंह में आ जाए प्याज, तो उसमें मुंह का स्वाद भी बिगड़ेगा और शायद पेट के अंदर भी कुछ ना कुछ जो है अलग प्रक्रिया होगी। इसलिए हमें मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। तो किसान भाइयों, ये दोनों आपको मैंने बताया, डीएपी और एनपीके। एनपीके ज़्यादा बेहतर है अगर आप अपने खेत में प्रयोग करते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी वर्षों से लगातार डीएपी का प्रयोग होता आ रहा है। इसलिए आप अपने खेत में मिट्टी की जाँच जरूर करवाएं। मिट्टी की जाँच करवाने के बाद ही अपने खेत में आप जो है किसी भी उर्वरक का प्रयोग करें। किसान भाइयों, इसके अलावा मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं कि यूरिया का प्रयोग कैसे करना है, यूरिया का स्प्रे कैसे कर सकते हैं, यूरिया की जांच कैसे कर सकते हैं, यूरिया के अंदर क्या ऐसे आवश्यक तत्व होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे वातावरण में, हमारी हवा में ही इतना है, लेकिन फिर भी हमें नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो किसान भाइयों, अगला वीडियो होगा यूरिया के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई और आपको इसके बारे में सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।